द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। 10th क्लास आपका वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम रिव्यू नंबर 3 जो है ऑब्जेक्टिव उसको स्टडी करेंगे। ये आपका पेज नंबर बनता है 160। पेज 160 आपके सामने होना चाहिए और लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और उसको टिक कर सकें। रिव्यू नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज 160। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन आपने चूज़ करनी है। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड आल्सो बी कंसिडर्ड वेरी सीरियसली। तो स्कोप जो कि अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग पूछ रहा है। शॉर्टकमिंग, खामियाँ, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कारकर्दगी की रेंज, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या कोई मजबूत जज्बात, इसका मतलब है स्कोप का। तो स्कोप का मतलब जो होता है रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होता है कि जो सरगर्मियां हैं उनकी रेंज कितनी है, यानी उनका स्कोप कितना है, यानी उनकी डिमांड कितनी है, यानी उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। द मैन हैड बिन सेंट, आदमी को भेज दिया गया था, विद अदर कॉन्विक्ट्स, दूसरे मुजरमों के साथ, टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अंडरलाइन वर्ड मीन्स कॉन्विक्ट्स किसको कहते हैं? ट्रुप जो कि फ़ौज का दस्ता होता है, डेलीगेशन जो कि वफद होता है, प्रिजनर्स जो कि कैदी या कोई ऐसे जराइम पेशा अफराद जिनको जेल में बंद कर दिया गया हो। तो कन्विक्ट्स का सिनोनिम प्रिजनर्स होगा। नंबर 3 पे आए। द मोस्ट वल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन, सबसे खतरे में आबादी ही होगी इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तरक्की पजीर मुल्कों में। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स सिक्योर, महफूज, फ्लरिशिंग, बेहतर होती हुई, बढ़ती हुई, इन डेंजर, खतरे में। तो डेफिनेटली इन डेंजर ही वल्नरेबल का सिनोनिम होगा। नंबर 4, मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, एक मजबूत और बारावर माहौल को बरकरार रखना ऑल ओवर इज़ असेंशियल, हर तरफ ही ज़रूरी है। असेंशियल का सिनोनिम ढूंढेंगे अननेसेसरी, गैर ज़रूरी, क्रूशियल, बड़ा ही अहम, नीडलेस, बिला ज़रूरत। तो असेंशियल का होगा क्रूशियल, यानी जो चीज़ क्रूशियल हो वो असेंशियल होती है, यानी उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो, तो उसी चीज़ को हम क्रूशियल बोलते हैं या असेंशियल। नंबर 5, द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स, किताबों की राहत, डिफाई टाइम्स, वक्त की हदूद से आगे निकल जाती है, यानी वक्त को भी बड़े खुले अंदाज के साथ उसके आगे डट जाती है। एंड ब्रेक बॉर्डर्स, सरहदों को तोड़ देती है। द अंडरलाइन वर्ड्स मीन कंसीडर एज सेम, या बी प्रॉब्लम फॉर समबडी, या ओपनली रेजिस्ट समथिंग। तो डेफिनेटली ओपनली रेजिस्ट समथिंग होगा, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप ओपनली रेजिस्ट कर सकते हो, यानी जिसके आगे आप दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। तो किताबें भी वक्त के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। और स्टूडेंट्स अब आएंगे नंबर 6 पर। विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम स्पेशली एन इलनेस। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे बीमारी के अंदर नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? इन्फेक्शन या डायग्नोज या सिम्टम, डेफिनेटली डायग्नोज किया जाता है। सिनोनिम ऑफ करंट, करंट का सिनोनिम पूछ रहा है। डेटेड, डेटेड पुरानी चीज़ को कहते हैं। करंट जो होती है वो मौजूदा चीज़ होती है, ओल्ड भी पुरानी होती है, और अप टू डेट नई को कहते हैं। तो डेफिनेटली करंट का जो सिनोनिम है वो अप टू डेट होगा। नंबर 8 पे आए। द सिनोनिम ऑफ सोलेस, सोलेस मीन राहत, सकून, एग्रीवेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, और कंफर्ट, राहत। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन पे जाएंगे। नंबर 9 है इस पेज पे जो कि लास्ट है। एंटोनिम ऑफ सफरिंग, एंटोनिम पूछा जा रहा है। ज़हन में रखिएगा कि जब पेपर के अंदर जो आपसे पूछा जाता है तो फौरी तौर पे आपने टिक करने की बजाय सारे ऑप्शंस को पढ़ना और ये भी
पढ़ना है कि ये क्या रहा है। मसलन यहाँ एंटोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम नहीं पूछ रहा है। एंटोनिम इन वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग्स, नॉट वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स, वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग। अब सफरिंग का ऑपोजिट उसने पूछना है। सफरिंग कहते हैं तकलीफ को, तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब तकलीफ होता है, तो फॉरेन स्टूडेंट समझता है ये सफरिंग है, ये डिस्ट्रेस है, तो टिक कर दिया। लेकिन उसने एंटोनिम पूछा है, और फौरन जब वो मिलता जुलता देखते हैं स्टूडेंट गलती से टिक कर देते हैं, जो कि रॉन्ग आइडिया है। इस तरह से नहीं करना, बल्कि ये देख लेना वो पूछ क्या रहा है। एंटोनिम ऑफ सफरिंग इज प्लेयर है या एंग्विश है। एंग्विश भी गुस्सा और कर्ब को कहते हैं। डिस्ट्रेस जो है वो भी परेशानी और गम का आलम होता है। तो सफरिंग का एंटोनिम जाहिर है प्लेयर ही होगा। प्लेयर का मतलब होता है खुशी, तो खुशी और गम, इस तरह से ये एंटोनिम बनता है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नंबर 10 है द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम। तो एंटोनिम यानी इसका जो एंटोनिम है, नॉट सिमिलर मीनिंग बट इसका ऑपोजिट मीनिंग कंज्यूम का पूछा हुआ है। कंज्यूम होता है खर्च करना, तो इसका एंटोनिम होगा सेव, बचाना। हाउ लॉन्ग डैश यू बिन वर्किंग इन द गार्डन। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग इन द गार्डन। इसके साथ आप लिख लें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि हैज़ बिन, हैव बिन और आईएनजी आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये भी साथ में आप चेक कर लें। यू के साथ चूँकि हैव ही आ सकता है, हैज़ नहीं आ सकता, तो यह हैव होगा। इफ़ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नॉट काज एन एक्सीडेंट। तो जब एक तरफ वुड और फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 हुआ करता है, टाइप 2। तो जब ये टाइप 2 है तो डेफिनेटली इफ़ वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म आएगी, इफ़ ही ड्रोव मोर केयरफुली ही वुड नॉट काज एन एक्सीडेंट। नंबर 13, आई वुड हैव बीन ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी होती, इफ़ ही डैश मी इन द हॉस्पिटल, इफ़ ही हैड विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल, अगर वो मुझे हॉस्पिटल में मिल लेता। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है जी, ये भी साथ लिख लें, टाइप 3 है, क्योंकि ये इफ़ वाले हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म आ रही है, और पहले हिस्से में वुड हैव और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, सॉरी, वुड हैव और थर्ड फॉर्म जो कि भिन्न है। नंबर 14, ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, उसके पास दुनिया की सारी दौलत है। बट ही वॉज सैड, ये येट ही वॉज सैड या स्टिल ही वॉज सैड, तो येट इज सूटेबल यहाँ पर, फिर भी के मायनों में, फिर भी वो उदास था। दुनिया की हर चीज उसके पास थी, फिर भी वो उदास था। ये कंजंक्शन है जो कि करेक्ट कंजंक्शन हमने लगाया है। नंबर 15 है द मैन कंप्लेंट, आदमी ने शिकायत की, दैट देयर वाज नो ब्रेड, कि ब्रेड तो थी ही नहीं। अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, ये अंडरलाइन। आदमी ने कंप्लेन की, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट है या रिलेटिव क्लास है, तो डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ तक ये क्लास पूरे मीनिंग कन्वे कर रही है। कल का लेक्चर अगर आपने गौर से सुना हो तो जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो खुद से अपने पूरे मीनिंग कन्वे करती है। द मैन कंप्लेंट, आदमी ने शिकायत की, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास। और ये दैट वाज नो ब्रेड, ये भी एक क्लास है जो कि डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड करती है। नंबर 16 है बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि उसे देर हो गई थी। ही मिस द फर्स्ट पीरियड, उसने पहला पीरियड मिस कर दिया। बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस द फर्स्ट पीरियड, उसने पहला पीरियड मिस कर दिया। ये अंडरलाइन पार्ट जो है वो कौन सी क्लास है ये हमसे पूछ रहा है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या रिलेटिव है। तो चूंकि ये कंजंक्शन से ये क्लास शुरू हो रही है और इसी के बारे में पूछा है, तो जब ये कंजंक्शन से शुरू हो रही है तो ये डिपेंड करती है, तो
तो ये डिपेंडेंट क्लास है, अपने मीनिंग खुद नहीं दे सकती बिकॉज ही वॉज लेट। अगर यहाँ तक आप इसको पढ़ेंगे तो ये अपने पूरे मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती बिकॉज ही वॉज लेट। ये तो कुछ समझ ही नहीं आएगी बात की। हाँ, इसकी समझ आ रही है, ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड, उसने पहला पीरियड मिस कर दिया। तो अब अगर ये पूछा जाए ये कौन सी क्लास है, तो डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसके इस क्लास के बगैर इसके कोई मीनिंग नहीं है। नंबर 17, द रूम वॉज फुल, कमरा जो था भरा हुआ था। सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, मेरे पास बैठने की जगह ना थी। तो ये टेंस उसने ये पूछा हुआ कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है। तो पूछा हुआ है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है, तो हम चेक करेंगे। द रूम वाज फुल, कमरा भरा हुआ था, यहाँ तक ये सिंपल। इसको आप पढ़ेंगे सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, यहाँ इसको अंडरलाइन करेंगे, आई हैड नो प्लेस टू सिट, मेरे पास बैठने की जगह नहीं है। अगर इस सो को दरमियान से हटा दें तो ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकती हैं। मेरे पास बैठने को जगह न थी, इसको छोड़कर। द रूम वाज फुल, कमरा भरा हुआ था, इसको छोड़कर इसके मीनिंग कंप्लीट है। इसको छोड़ दें, इसके मीनिंग कंप्लीट है, और इसको छोड़ दें तो इसके मीनिंग कंप्लीट है। तो इसका मतलब है कि ये दो सिंपल सेंटेंस सो से जुड़े हुए थे। तो जब दो सिंपल सेंटेंस या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये हमने सेकंड लास्ट लेक्चर अगर आप मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने कम्प्लीटली यानी परसों कंपाउंड सेंटेंस के बारे में इन डिटेल आपको बताया था। नंबर 18 है, सारा सेइंग माई फेवरेट सॉन्ग, सारा ने मेरा फेवरेट गीत गाया। डैश फरा प्लेड द गिटार फॉर इट, जबकि या और फरा ने गिटार बजाई। तो इनमें से वो कह रहा है कि ये तीन ऑप्शंस हैं, सारा सेइंग माई फेवरेट सॉन्ग एंड फरा प्लेड द गिटार, पर सारा सेइंग माई फेवरेट सॉन्ग बट फरा प्लेड, सारा सेइंग माई फेवरेट सॉन्ग और फरा। तो ये पहले ही ऑप्शन पे हम जाएंगे क्योंकि एंड लगा देने से ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पर, 162 पेज है, 19वां पॉइंट है रिव्यू एक्सरसाइज का, रिव्यू नंबर 3 का। माय फ्रेंड गेव मी द बुक, मेरे दोस्त ने मुझे किताब दी। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस आपने चूज़ करना है। तो यहाँ देखेंगे सेकंड फॉर्म लगी हुई है सब्जेक्ट के बाद, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस के लिए जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम तो वाज वर वाली ऑप्शन पे जाते हैं। तो नीचे चेक कर लेंगे वाज वर वाली ऑप्शन कौन सी है, ये है जी वाज वर वाली। आई वाज गिवन द बुक बाय माय फ्रेंड, तो ये था। लास्ट पॉइंट आपका आ जाता स्टूडेंट, उसको चेक करते हैं। 20th है, काशिफ सेड टू मी, काशिफ ने मुझसे कहा। आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में बात है, इज़ द मूवी इंटरेस्टिंग, क्या मूवी इंटरेस्टिंग है और बोरिंग या बोरिंग है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए, ये काशिफ की बात को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है। कहता है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी जो दुरुस्त इनडायरेक्ट स्पीच है। काशिफ आस्क्ड मी वेदर द मूवी वाज इंटरेस्टिंग और बोरिंग। चूँकि ये सवाल किया गया, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है। जब सवाल किया जाता है तो आंसर में यानी इनडायरेक्ट में आस्क्ड ही होता है, क्योंकि आस्क का मतलब होता है पूछना। और यहाँ अगर ये वाले ऑप्शंस में जाएं तो सेड है और इसमें टोल्ड है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पूछी गई है बात। ये क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है कि बात कोई पूछी गई है, दैट्स वाई ये आस्क्ड वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी रिव्यू नंबर 3, और रिव्यूज़ आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। इनमें से ऑब्जेक्टिव जो है वो डेफिनेटली आती है। यही आज का आपका लेसन था।